वैद्युत वैश्लेषिक विधियां। इस सीरीज का यह हमारा छठा वीडियो है। इसके पहले के 5 वीडियो में आप जान पाए हैं कि वैद्युत वैश्लेषिक विधियां होती क्या हैं, वैद्युत वैश्लेषिक विधियां कितने प्रकार की होती हैं। यह सब आपने जाना था इस सीरीज के पहले भाग में। वैद्युत वैश्लेषिक विधियां पार्ट 2 में हमने बात की थी वैद्युत वाहक बल के बारे में। हमने ये भी जाना था कि धारा, विभवांतर और प्रतिरोध किसे कहते हैं। इसी भाग में हमने चर्चा की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की, जिसके तहत हमने डैनियल सेल की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में बात की थी। भाग 3 में हम बात कर रहे थे वैद्युत रासायनिक सेलों में चालकता के बारे में, हाफ सेल रिएक्शन, फुल सेल रिएक्शन, लिक्विड जंक्शन यानी कि द्रव संधियां क्या होती हैं, इसका क्या उपयोग है, इनकी चर्चा की थी हमने भाग 3 में। भाग 4 में हमने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय सेल के बारे में चर्चा की थी। इसी भाग में हमने जाना था कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और किसी सेल का नोटेशन यानी कि संकेतन किस तरह किया जाता है। पिछला वीडियो यानी कि भाग 5 में हमने EMF मेजरमेंट पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में यानी वैद्युत वैश्लेषिक विधियां भाग 6 में हम बात करेंगे कि मानक सेल क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में जानेंगे और बात करेंगे संदर्भ इलेक्ट्रोड की। तो आइए प्रारंभ करते हैं वैद्युत वैश्लेषिक विधियां भाग 6। सबसे पहले बात करें मानक सेल की, स्टैंडर्ड सेल। वे सभी उपकरण जिनमें पोगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत द्वारा विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है, उनमें यथार्थ विद्युत वाहक बल मान वाला मानक सेल अनिवार्य होता है। भाग 5 में हमने जाना था कि पोगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत द्वारा विभव मापी की मदद से हम विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते थे किसी ऐसे सेल का जिसका कि विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात नहीं है, और उसे हम एक बार रीमेमोराइज करें तो उसमें हम एक स्टैंडर्ड सेल यानी कि मानक सेल लगाते थे जिसका कि विद्युत वाहक बल स्थिर हुआ करता था। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर ये मानक सेल होता क्या है। यह तो हम जान ही गए कि मानक सेल जिसे कि एस द्वारा स्टैंडर्ड सेल की सहायता से हम किसी भी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी सेल मानक सेल तभी कहा जा सकता है जबकि वह उत्क्रमणीय हो यानी कि रिवर्सिबल हो, और सेल का जो विद्युत वाहक बल है EMF वह कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे, लंबे समय तक उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। कुछ मात्रा में धारा प्रवाहित होने पर यह खराब नहीं होना चाहिए और इसका ताप गुणांक बहुत ही कम होना चाहिए। तो जो आपके स्क्रीन पर यह 4 कैरेक्टरिस्टिक दर्शाई गई हैं, तो किसी भी सेल को मानक सेल होने के लिए उनमें इन कैरेक्टरिस्टिक का होना आवश्यक है। अब कुछ मानक सेल के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल। इनको 2 भागों में बांट सकते हैं, वेस्टर्न संतृप्त मानक सेल यानी कि वेस्टर्न सैचुरेटेड स्टैंडर्ड सेल, और दूसरा वेस्टर्न असंतृप्त मानक सेल यानी वेस्टर्न अनसैचुरेटेड स्टैंडर्ड सेल। तो आइए बात करते हैं वेस्टर्न संतृप्त मानक सेल की। इसका चित्र आप अपने स्क्रीन पर
देख पा रहे होंगे। H अंग्रेजी का जो H है उस आकार की ये एक कांच की ट्यूब होती है जिसमें धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में सॉलिड मर्क्यूरस सल्फेट Hg2SO4 से ढका हुआ पारा होता है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि नीचे जो धनात्मक हिस्सा है आपके स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में कि नीचे पारा भरा हुआ है, उसके ऊपर मर्क्यूरस सल्फेट रखा हुआ है और जो H आकृति की ट्यूब है उसकी जो दूसरी आर्म है, दूसरी भुजा है, जो आपके स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में है, वहां ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, वहां कैडमियम अमलगम भरा होता है, जो आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि नीचे कैडमियम Hg लिखा हुआ है, ये कैडमियम अमलगम भरा हुआ है। इस 12.5% कैडमियम अमलगम को संतृप्त कैडमियम सल्फेट विलयन से ढक दिया जाता है। यह भी आप चित्र में देख सकते हैं। हम एक बार पुनः चित्र को देखते हैं कि जो ऋणात्मक सिरा है वहां जो कैडमियम का जो अमलगम भरा है उसके ऊपर कैडमियम सल्फेट भरा हुआ है और जो धनात्मक सिरा है वहां पर भी कैडमियम सल्फेट भरा हुआ है, तो दोनों तरफ कैडमियम सल्फेट भरा गया है। तो फर्क जो दोनों में है कि जो धनात्मक इलेक्ट्रोड है उसके पैंदे में मरकरी, उसके ऊपर मर्क्यूरस सल्फेट और फिर कैडमियम सल्फेट भरा गया है, जबकि जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है उसके पैंदे में कैडमियम अमलगम, उसके ऊपर कैडमियम सल्फेट भरा गया है। फिर जो बची हुई ट्यूब का हिस्सा है उसमें कैडमियम सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन भरा गया है। क्योंकि यहाँ कैडमियम सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन भरा गया है, इसीलिए इसे संतृप्त मानक सेल यानी कि सैचुरेटेड स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। मरकरी और कैडमियम में इलेक्ट्रोड का संबंध प्लेटिनम के तारों से कर दिया जाता है। जो दोनों इलेक्ट्रोड अभी हमने चित्र में देखे थे उन दोनों को प्लेटिनम के तारों से जोड़ दिया जाता है। अब सेल को कैडमियम सल्फेट के क्रिस्टल युक्त संतृप्त विलयन से इस प्रकार भरा जाता है कि सेल की दोनों भुजाओं में विलयन के ऊपर का थोड़ा भाग रिक्त रह जाए, जिससे कि विलयन के प्रसार में कोई बाधा उपस्थित न हो। पुनः हम चित्र को देखते हैं कि ऊपर की तरफ जो H2 बता रखी है कुछ हिस्सा हमने खाली छोड़ दिया है, क्योंकि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो विलयन का प्रसार होता है, तो थोड़ा सा रिक्त स्थान इसीलिए छोड़ा गया है कि जब विलयन का प्रसार हो तो कोई दिक्कत न आए। भुजाओं के ऊपरी सिरे को सील कर दिया जाता है जिससे वाष्पीकरण द्वारा जल की हानि न हो। यह भी हम चित्र में देख सकते हैं कि जो इसका अपर एंड है वह सील किया हुआ है। लोअर एंड पे इलेक्ट्रोड से प्लेटिनम के वायर निकले हुए आपको चित्र में दिख रहे होंगे और जो उसका ऊपरी सिरा है जो अपर एंड है उसको सील कर दिया है ताकि इसके अंदर जो विलयन भरा गया है उसके अंदर का जल वाष्पीकृत न हो जाए। इस मानक सेल की अभिक्रिया को यहां लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। 20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस पर इस सेल का विद्युत वाहक बल का मान क्रमशः 1.0183 तथा 1.0187 वोल्ट होता है, जो काफी समय तक स्थिर रहता है। यह हमने शुरू में जाना था कि कोई भी सेल मानक सेल तभी हो सकता है जबकि उसका ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल लंबे समय तक स्थिर रहे। तो जो ये वेस्टर्न संतृप्त मानक सेल है इसका जो ईएमएफ है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर 1.0183 वोल्ट तथा 25 डिग्री सेल्सियस पर 1.0187 वोल्ट होता है और ये लंबे समय तक स्थिर रहता है। अब बात करते हैं वेस्टर्न असंतृप्त सेल की। वेस्टर्न असंतृप्त मानक सेल भी संतृप्त सेल की भांति ही होता है। अंतर केवल यह है कि असंतृप्त सेल की दोनों ही भुजाओं में विलयन के साथ ठोस कैडमियम सल्फेट के क्रिस्टल उपस्थित नहीं होते हैं।
हम एक बार पुनः अपने चित्र को देखते हैं। चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर की तरफ कैडमियम सल्फेट का विलेन भरा है और उसके बाद में कैडमियम सल्फेट के क्रिस्टल भरे हुए हैं। इन कैडमियम सल्फेट के क्रिस्टल के कारण यह जो सेल जो चित्र में आप देख पा रहे हैं, यह संतृप्त मानक सेल है, क्योंकि इस कैडमियम सल्फेट की वजह से जो कैडमियम सल्फेट का सॉल्यूशन है वह संतृप्त है। लेकिन जब वेस्टर्न असंतृप्त मानक सेल की बात करते हैं तो उसकी सारी संरचना इसी प्रकार से होती है। फर्क सिर्फ यह होता है कि यहाँ जो चित्र में आप देख रहे हैं कि कैडमियम सल्फेट का जो ठोस क्रिस्टल यहाँ भरे गए वह उसमें नहीं भरे जाते हैं। और विद्युत अपघट्य कैडमियम सल्फेट का 4 डिग्री सेल्सियस से बना हुआ संतृप्त विलयन होता है। अपनी प्रकृति के अनुसार 4 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे सभी तापों के लिए विद्युत अपघट्य का विलयन कैडमियम सल्फेट की दृष्टि से असंतृप्त होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जब हमने सॉल्यूशन जो बनाया कैडमियम सल्फेट का, जो इस H आकार की नली में भरा था, वह 4 डिग्री सेल्सियस पर तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। लेकिन उसके बाद के सारे टेम्परेचर, यानी जो हमारा रूम टेम्परेचर जो कि लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें यह कैडमियम सल्फेट की दृष्टि से जो विलयन हमने भरा वह अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त होता है। इसीलिए इसे हम वेस्टर्न असंतृप्त मानक सेल कहते हैं। इसका ताप गुणांक इतना कम होता है कि सामान्य कार्यों के लिए इसे हम नेग्लिजिबल यानी नगण्य मान लेते हैं। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.0186 वोल्ट होता है। तो अभी हमने बात की दो प्रकार के मानक सेल की, एक वेस्टर्न सैचुरेटेड मानक सेल और एक वेस्टर्न अनसैचुरेटेड मानक सेल। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फर्क यही है, बाकी सब कुछ संरचना उपकरण एक समान है। लेकिन संतृप्त सेल में कैडमियम सल्फेट के क्रिस्टल भी रखे होते हैं, जबकि असंतृप्त सेल में कैडमियम सल्फेट के क्रिस्टल नहीं होते हैं और 4 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन उसमें भरा जाता है। अब हम बात करते हैं पीएच निर्धारण की। पीएच निर्धारण की बात करने से पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि हम यह जानें कि पीएच होता क्या है। पीएच पद से वैसे तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन जब हम वैद्युत वैश्लेषिक विधियां का अध्ययन कर रहे हैं तो एक बार इस पर पुनः नजर डाल देना ठीक रहता है। सर्वप्रथम सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच पद का पहली बार उपयोग किया और यह बताया कि जो पीएच है वह हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम है, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघुगुणक, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और समीकरण के रूप में इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। हमें यह ध्यान रखना होता है कि pH सुविधा के लिए एक गणितीय संकेत मात्र है। हालांकि यूनिवर्सली सभी इसको मानते हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिकली इसकी वैलिडिटी को सिद्ध नहीं किया जा सकता। आप हम सभी पीएच से अच्छी तरह परिचित हैं और सभी इस पीएच संकेत का प्रयोग करते हैं और पूरे दुनिया जहान में इस पीएच नोटेशन को माना जाता है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स यानी कि उष्मागतिकी के अनुसार हम देखें तो पीएच की वैलिडिटी यानी कि वैधता को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हाइड्रोजन आयन की सक्रियता को उष्मागतिकी रूप में समझा जा सकता है। अभी हमने बात की थी कि पीएच जो है वह नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम है। और जब थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंगली हम बात करें तो यह नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन सक्रियता, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन है। तो थर्मोडायनामिकली अगर हम इस समीकरण को लिखना चाहें तो हमें लिखना होगा pH इक्वल्स टू
माइनस लॉग एक्टिविटी ऑफ सक्रियता H प्लस आयन की। तो ये कहा जा सकता है कि हाइड्रोजन आयन की सक्रियता का ऋणात्मक लघु गुणक को ही pH कहा जाता है। और हाइड्रोजन आयन की जो सक्रियता है उसका सूत्र आपको स्क्रीन पर दिया गया है, जिसे हम माध्य आयनिक सक्रियता गुणांक भी कहते हैं। आयनिक सक्रियता गुणांक को सीधे तो मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका मीन हम जरूर निकाल सकते हैं। तो जो ऊपर हमने इक्वेशन देखी है उसमें जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और उसका सक्रियता गुणांक पता हो तो किसी जलीय विलयन की अम्लता को हम मात्रक के रूप में इनका उपयोग कर सकते हैं। तो आज हमने ये जाना कि pH सेल pH कहते किसे हैं और मानक सेल क्या होते हैं। मानक सेल कितने प्रकार के होते हैं, एक बार वापस दोहरा लेते हैं कि ऐसे सेल जिनका ईएमएफ लंबे समय तक परिवर्तित न हो, पड़े रखने पर वह खराब न होते हों, उन्हें हम मानक सेल कहते हैं। मानक सेल के जो प्रकार हमने पढ़े कि वेस्टर्न का संतृप्त मानक सेल और वेस्टर्न का असंतृप्त मानक सेल। तो जो वेस्टर्न का संतृप्त मानक सेल था उसमें कैडमियम सल्फेट का जो विलयन भरा जाता है उसमें कैडमियम सल्फेट के क्रिस्टल भी रखे जाते हैं, जबकि जो वेस्टर्न का असंतृप्त मानक सेल है उसमें कैडमियम सल्फेट का जो विलयन है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेट यानी कि संतृप्त होता है, उसे भरा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के कैडमियम सल्फेट के क्रिस्टल नहीं होते हैं। और अंत में हमने जाना कि pH कहते किसे हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत बल वाहक बल से हम किस तरह किसी विलयन का pH निर्धारित कर सकते हैं। धन्यवाद।